डाईहाइब्रिड क्रॉस। इससे पहले वाले वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस और उसके कंक्लूजन्स क्या क्या, यानी कि पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम, ये सब हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। सो आपको देखना हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से विज़िट कर सकते हैं। सो अभी अपन पढ़ते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस मतलब द्विसंकर क्रॉस, हिंदी में कहते हैं द्विसंकर क्रॉस, यानी कि ऐसा क्रॉस जिसमें दो जोड़ी, कितने जोड़ी? दो जोड़ी। डाई का मतलब दो होता है वैसे भी। ऐसा क्रॉस जिसमें दो जोड़ी विपरीत विभेद यानी कि डिफरेंट कैरेक्टर, दो जोड़ी विपरीत विभेद वाले लक्षणों की वंशांगति, विपरीत विभेद वाले लक्षणों की वंशांगति का अध्ययन क्या कहलाता है? डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है कि दो जोड़ी विपरीत विभेद वाले लक्षणों की वंशांगति का अध्ययन डाईहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। ठीक है, डाईहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। सो मेंडल ने गार्डन पी पर काम किया था, यानी कि मटर के पौधे पर, और उसके ऐसे दो कैरेक्टर्स उठाए थे जो विपरीत विभेद वाले थे। तो उन्होंने कौन से मटर के पौधे पाइसम सेटाइवम पर काम किया था, यानी कि गार्डन पी पर। ठीक है, तो गार्डन पी पर जब काम किया था तो उन्होंने दो भिन्न कैरेक्टर लिए थे। तो उसमें से पहला डिफरेंस कैरेक्टर कौन सा था? वो था बीज की आकृति, यानी कि बीज की आकृति कौन सी है। गार्डन पी में जो मटर है उसके जो बीज हैं वो बीज की आकृति कैसी है। ठीक है, और दूसरा जो उन्होंने डिफरेंट कैरेक्टर यूज़ किया था वो था बीजपत्र। जो बीजपत्र होते हैं ना, बीजपत्र का रंग। ठीक है, गार्डन पी पर पाइसम सेटाइवम पर उन्होंने क्या काम किया था? 2n = 14 होता है। ठीक है, उस पर उन्होंने काम किया था और इन्होंने उनके दो डिफरेंट कैरेक्टर्स यूज़ किए थे, जिसमें पहला है बीज की आकृति, यानी कि बीज की आकृति कैसी है, और दूसरा है बीजपत्र का रंग कैसा है। तो बीज की आकृति में पहली है गोल। पहली बीज की आकृति कौन सी ली है उन्होंने? गोल आकृति जो होती है वो प्रभावी होती है। ठीक है, और दूसरी बीज की जो आकृति ली थी उन्होंने जुर्रेदार, यानी कि रिंकल्ड। ठीक है, जुर्रेदार ये अप्रभावी कैरेक्टर है। ओके, और बीजपत्र का रंग, बीजपत्र के रंग में इन्होंने दो भिन्न कैरेक्टर लिए थे। इसमें पहला है आपका पीला। बीजपत्र का पहला रंग है पीला, जो कि प्रभावी कैरेक्टर होता है, और दूसरा जो है हरा रंग, ये अप्रभावी कैरेक्टर होता है। ठीक है, यानी कि पीला रंग जो है वो हरे रंग पर प्रभावी होता है, और बीच की जो गोल आकृति है वो जुर्रेदार पर प्रभावी होती है। ठीक है, सो नेक्स्ट अपन देखते हैं। अब इनके बीच मेंडल ने क्रॉस करवाया था, जिसे अपन डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, क्योंकि इन्होंने दो भिन्न कैरेक्टर यूज़ किए थे। गोल और पीले बीज के बीच इन्होंने क्या करवाया था? क्रॉस करवाया था। सो अपन देख लेते हैं। पहले ही गोल और पीले बीज को अपन कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर से शो करते हैं, और इसका क्रॉस पीले और हरे रंग से करवाया था, यानी कि हरे और जुर्रेदार। ठीक है, हरे और जुर्रेदार से, यानी कि हरा कौन सा रंग है? अप्रभावी कैरेक्टर है, और जुर्रेदार कौन सा रंग है? जुर्रेदार जो बीज है वो भी अप्रभावी कैरेक्टर है। इसको स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और ये आपका पेरेंट है, इन्होंने ये पेरेंट यूज़ किया था। ठीक है, सो इसमें से जो गैमेट्स बनेंगे वो बनेंगे आपके कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर, ये गैमेट बनेंगे, और इसमें से जो आपके गैमेट बनेंगे ये बनेंगे स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर। ओके, ये हैं आपके गैमेट। ठीक है, सो अब इन दोनों के बीच में जो कॉम्बिनेशंस होगा उससे आपके F1PD बनेगी, जो कि कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, सभी गोल और पीले और गोल बीज बनते हैं। ठीक है, सभी
बीज जो हैं पीले और गोल बनेंगे। समझ में आया? ठीक है, ये है आपकी F1 ये है आपकी F1 जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन। ओके, F1 जनरेशन, इसमें आगे सेल्फ पोलिनेशन करवाने पर स्वपरागण करवाया जाता है इसमें आगे। तो स्वपरागण करवाने पर क्या बनता है ये अपन देख लेते हैं। सो ये आपके हैं पीले और गोल बीज, और ये आपके हैं जो हरे और जुरीदार। ठीक है, इनके गैमेट्स बने, इनके बीच जो है क्रॉस करवाने पर आपकी ये पीढ़ी प्राप्त होती है। सो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इनकी सभी पीले और गोल बीज के मध्य सेल्फ पोलिनेशन करवाने पर F2 पीढ़ी बनती है। ठीक है, F2 पीढ़ी में अपने को क्या क्या कॉम्बिनेशंस प्राप्त होते हैं उसके बारे में अपन देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, सो अपन F2 पीढ़ी के लिए चार्ट तैयार कर लेते हैं। ठीक है, बहुत इजी वे में आपको आसानी से समझ में आएगा। सो इसके लिए अपनों ने चार्ट तैयार कर लिया है। ठीक है, अब अपन F2 पीढ़ी के लिए ट्राई कर लेते हैं। तो अपने को क्या करना है, कैपिटल वाई और ठीक है, यानी कि कैपिटल वाई और कैपिटल आर। दूसरा अपने को लेना है कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर, स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर। ठीक है, ये का ये एक कॉम्बिनेशन अपन यहाँ लिख देते हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर। इन दोनों के बीच अगर अपन पराकरण करवाते हैं तो अपने को प्राप्त होता है, इन दोनों के बीच पराकरण करवाने पर बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। देखिए, आप क्रॉस करवाना सीख लीजिए। इन दोनों के बीच क्रॉस करवाने पर बनेगा कैपिटल वाई। जो बड़ा है उसे पहले लिखना है, जो छोटा है उसे बाद में लिखना है। ठीक है, अब इसके और इसके बीच क्रॉस करवाने पर तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, इसके और इसके बीच क्रॉस करवाने पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ओके, अब इसके और इसके बीच क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। नेक्स्ट अपन इसके और इसके बीच कॉम्बिनेशन करवाते हैं तो कैपिटल वाई स्मॉल आर बनता है इसके और इसके बीच करवाने पर। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, सो आप जल्दी जल्दी लिख सकते हैं कैपिटल वाई स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, इसके और इसके बीच कॉम्बिनेशन करवाने पर स्मॉल वाई कैपिटल आर, इसके और इसके बीच करवाने पर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, इसके और इसके बीच करवाने पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके और इसके बीच करवाने पर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, इसके और इसके बीच करवाने पर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके और इसके बीच करवाने पर स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये है आपकी F2 पीढ़ी। ये कौन सी पीढ़ी है आपकी? सो ये आपकी है F2 जनरेशन, जिसमें जो फिनोटाइप और जीनोटाइप जो रेशो प्राप्त होता है आपका, वो होता है 9:3:3:1। ठीक है, ये है आपका फिनोटाइप। तो इसमें फिनोटाइप रेशो है 9:3:3:1। ठीक है, और आपका जीनोटाइप जो रेशो प्राप्त होता है 1:2:2:2
4:1:2:1:2:1 का कॉम्बिनेशंस आपको प्राप्त होता है। ठीक है, तो पीले और गोल बीज जो हैं वो 9 बनते हैं, पीले और गोल बीज 9 बनते हैं। ठीक है, पीले और झुर्रीदार जो बीज होते हैं वो 3 बनते हैं, और हरे और गोल बनेंगे वो भी 3, और बाकी हरे और झुर्रीदार 1 बनता है। ठीक है, सो आई होप कि आपको मेंडल का ये डाइहाइब्रिड क्रॉस जो है वो समझ में आया होगा, बहुत ही इजी वे में समझाया है। सो नेक्स्ट अपन देख लेते हैं। अब अपन देख लेते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस के कंक्लूजन्स मतलब निष्कर्ष, यानी कि डाइहाइब्रिड क्रॉस से क्या निष्कर्ष निकले। ठीक है, निष्कर्ष। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस के जो निष्कर्ष है उसमें आता है कि मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी कि मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, ये हैं आपके डाइहाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन्स, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या होता है? इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि पादप में विभिन्न लक्षण की वंशांगति जो होती है एक दूसरे से स्वतंत्र हो सकती है, यानी कि कोई भी पादप है, पादप में जो भिन्न कैरेक्टर होते हैं, यानी कि विभिन्न लक्षणों की वंशांगति, आप मेरे साथ साथ पढ़ते जाइए, आपको यहीं का यहीं याद भी हो जाएगा। विभिन्न लक्षणों की वंशांगति। ठीक है, पादप में विभिन्न लक्षणों की वंशांगति एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, यानी कि प्लांट्स में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनकी वंशांगति एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। यानी कि जैसे आप भी अपने घर में कोई काम करते हो तो आप बिल्कुल फ्री होकर करते हैं, ऐसा तो नहीं कि किसी के प्रेशर में आकर आप पढ़ाई करते हो, किसी के प्रेशर में आकर आप कोई काम करते हो। तो जो प्लांट्स होते हैं उसमें भी किसी भी कैरेक्टर्स की जो आगे पीढ़ी में वंशांगति होती है, अगली पीढ़ी में कौन सा कैरेक्टर जाएगा, कौन से गुण उसकी अगली पीढ़ी में जाएंगे, ये एक दूसरे से बिल्कुल भी स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, ठीक है। अर्थात क्या होता है कि एक लक्षण दूसरे लक्षण से प्रभावित हुए बिना संततियों में वंशांगत हो सकता है, यानी कि एक कैरेक्टर, एक लक्षण जो है वो दूसरे लक्षण से, एक लक्षण दूसरे लक्षण से प्रभावित हुए बिना संतति में, यानी कि नेक्स्ट पीढ़ी में स्थानांतरित हो सकता है, संततियों में वंशांगत हो सकता है। ठीक है, वंशांगत होता है। इसे ही अपन मेंडल का जो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं, यानी कि पादप में विभिन्न लक्षण जो होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल फ्री होते हैं और एक लक्षण दूसरे लक्षण से प्रभावित हुए बिना संतति में वंशांगत हो सकते हैं। ठीक है, इसे अपन स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाने वाले लक्षण की जीन अलग अलग गुणसूत्र पर पाई जाती है, यानी कि स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाने वाली जीन अलग अलग गुणसूत्र पर, अलग अलग क्रोमोसोम्स पर पाई जाती है। ठीक है, ये मेन पॉइंट है, यानी कि स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाने वाली जीन जो है अलग अलग गुणसूत्रों पर पाई जाती है, यानी कि एक ही गुणसूत्र पर नहीं पाई जाती। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की सर्वाधिक आलोचना की गई है, इस संलग्नता इसका अपवाद है। तो स्वतंत्र अपव्यूहन का अपवाद कौन सा है? संलग्नता, जो कि मॉर्गन का संलग्नता सिद्धांत है, वो इसका अपवाद है। ठीक है, तो इसका अपवाद कौन सा है? तो संलग्नता स्वतंत्र अपव्यूहन का अपवाद है। सो आई होप कि मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस आपको आसानी से समझ में आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अर्चू को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।